अप्पा साहब क्या बने आपका? शासक बने 1816 में। हमेशा ऐसे ही होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ था। बस्तर का इतिहास बताऊं क्या तुम लोगों को मैं? तो 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु हुई, दरियादेव राजा बना। तो अजमेर सिंह और आपका दरियादेव सौतेला भाई थे। तो अक्सर ऐसी कहानी होता है कि सौतेला भाई जो होता है आपका शासन छीनने के लिए आपका षड्यंत्र करता है, और हमेशा चाचा भतीजा जहां होंगे तो हमेशा भतीजा चाचा भतीजा के बीच में ऐसा होगा सामान्य रूप से। चाचा भतीजा अक्सर आपका युवा रहता है, बन जाता है, तो चाचा हमेशा जो षड्यंत्र करेगा पक्का है। ओके, यहां तक कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसकी भी कहानी सेम है। होता क्या है कि जैसे अपना यहां पर कि मैं कहानी बता रहा हूं आपका पप्पा साहब का, तो परसों जी का देहांत हो गया। अब देहांत की एक आशंका तो उठेगी मन में, लेकिन परसों अपना अप्पा साहब ने क्या किया, इसके मतलब उसको मारने से पहले भी या मारने के बाद भी अंग्रेजों के साथ आपका बहुत मतलब मिली भगत किया था। जैसे 1777 में बताया मैं आपका कि अपना अजमेर सिंह के देहांत हुआ, तो अजमेर सिंह के से लड़ने के लिए दरियादेव ने क्या किया था, अंग्रेजों के साथ साठगांठ किया था, अंग्रेजों के साथ और मराठों के साथ। और उनको बोला था कि भाई तुम लोग यदि मुझे सहयोग करोगे और मैं कल यदि राजा बन जाऊंगा तो दुनिया भर के तुमको उपहार दूंगा, दुनिया भर के धन दौलत प्रदान करूंगा, ऐसा आपका लालच दिया था। ओके, सेम काम यहां पर अप्पा साहब किया था अंग्रेजों के साथ। हम क्या होता है कि जिस समय आपका हम जरूरत रहती है आदमी, उस समय आपका दुनिया भर की घोषणाएं कर देता है, दुनिया भर का आपका लालच दे देता है, लेकिन जब खुद गद्दी पे बैठो, खुद राजकोष को देखो, तब समझ में आती है। जैसे अपना अप्पा साहब था, अप्पा साहब ने अंग्रेजों को लालच तो दिया था कि मैं तुमको गिफ्ट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जब खुद गद्दी पे बैठा, जब खुद शासन का संचालन किया, तब देखा कि आपकी स्थिति तो बहुत खराब है, कि ऐसा कोई पैसा कौड़ी तो है नहीं कि मन माना उसको किसी को आपका बांट दिया जाए, दे दिया जाए। ओके, अपने वादों से मुकरने लगा वो। इस कारण से भी आपका अप्पा साहब और अंग्रेजों के जो अंग्रेज अधिकारी लोग थे, इनके बीच में मनमुटाव हुआ, इनके बीच में विवाद बढ़ गया। और पहले से आपका जो अपना सिंधिया वाला पिंडारियों के दमन वाला मुद्दा था, वो तो सिंधिया के साथ एक्चुअल में हुआ था, लेकिन सिंधिया के कारण से आपका मराठा संघ को सबको प्रभावित किया था वो। और इधर परसों जी की मृत्यु हुआ और जो साठगांठ हुआ था, ओके, ये भी आपका तुम्हारा अंग्रेजों के साथ ही हुआ। तो अंग्रेज तो एक ही थे, चाहे वो आपका भोसले के साथ हो, चाहे सिंधिया के साथ हो, चाहे पेशवा के साथ हो, उनका पक्ष तो एक ही था, भले इनका अलग अलग पक्ष था, लेकिन कारण भले अलग अलग, पेशवा का हर मराठा के साथ कारण अलग अलग था, लेकिन अपोजिट में जो अंग्रेज थे वो तो एक ही थे देश भर में। अल्टीमेट ये कहा जाए कि अंग्रेजों के और बीच, अंग्रेजों और मराठों के बीच, देश भर में पांचों मराठों के बीच स्थिति ऐसे उत्पन्न हो चुकी थी, ऐसी बन चुकी थी कि अब आगे या तो देश में मराठा रहे या अंग्रेज। और इस प्रकार से तीसरा आंग्ल मराठा क्या हुआ, आपका युद्ध हुआ, जिसमें जो अपना भोसले के साथ युद्ध हुआ, ये सीताबर्डी करके जगह है। आज भी आप नागपुर में जाएंगे तो नागपुर के एक फेमस एरिया है जिसको बोलते हैं सीताबर्डी। ओके, उस सीताबर्डी में अंग्रेजों का और मराठों की सेना का आमना सामना हुआ। अप्पा साहब की सेना बुरी तरह से पराजित हुई। ओके, और अप्पा साहब जो है नागपुर रियासत छोड़ करके भाग गए, इधर उधर भाग के भटकते रहे, और भटकते भटकते कब उनका कहां देहांत हुआ इसके बारे में कोई जानकारी या प्रमाण हमारे पास नहीं। लेकिन युद्ध में गिरफ्तार हुए या मारे गए
ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बातों को ध्यान देना है, ऐसा आपका आजकल ऑप्शन दे रहा है। गिरफ्तार हो गए, अप्पा साहब मारे गए, ऐसा टाइप का ऑप्शन दे रहा है। तो वो गिरफ्तार नहीं हुए थे और न ही मारे गए थे। वो क्या हुआ आपका, जब उनको ऐसा लगा कि अब तो आपका अंग्रेजों से जितना मुश्किल है, स्थिति खराब होते जा रही है, तब उन्होंने क्या किया, आपका युद्ध को छोड़ करके भाग गए। ओके। और इस प्रकार से नागपुर जो था, नागपुर का शासन अंग्रेजों के हाथों में आ गया। ओके। जहां तक घटनाक्रम बता रहा हूं, जोड़ने का तोड़ने का प्रयास करना है इसको पूरा। कैसे प्रथम द्वितीय आपका आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, कैसे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, कैसे अंग्रेजों और मराठों के बीच की जो संबंध थे खराब हुए, क्या उनके बीच परिस्थितियां बनी। आप देखिए कि जो आपका सहायक संधि का नीति था, ये तो दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध से मराठों के ऊपर लादा जा चुका था, भले ही अभी लागू नहीं हुआ था। ओके। इसी के कारण से तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी अप्रत्यक्ष रूप से इसी अपना सहायक संधि की नीति की वजह से हुआ था, लेकिन अभी भी लागू नहीं हुआ था। जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो यहां के राजा तो आपका अपना शासन छोड़ के भाग चुका है। शासन तो पूरी तरह से किसके हाथ में आ चुका है, आपका अंग्रेजों के हाथ में। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि सहायक संधि की नीति को लागू कर दिया, क्योंकि अब तो उसको अपनाना या लागू करना मराठों के हाथों में नहीं था, किसके हाथों में था, सीधा अंग्रेजों के। और उसको लागू करके उन्होंने आपका एक बच्चा अल्पवयस्क बच्चा को, अभी अभी आपका पैदा हुआ था एक बच्चा, उसको मराठा गद्दी पर रघुजी तृतीय के नाम से बैठाया। ओके। एक अल्पवयस्क बच्चा को जो है रघुजी तृतीय की उपाधि दिया और उसको नागपुर की गद्दी पे राजा के रूप में बैठा दिया। और बैठा करके आंग्ल अपना जो सहायक संधि की नीति है वो लागू कर दिया। ओके। मतलब क्या लागू कर दिए कि मराठा नागपुर जो रियासत है, इसके सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो अंग्रेजों का होगा, जिसके एवज में ब्रिटिश सेना नागपुर रियासत की में रहेगी और उसकी रक्षा करेगी, जिसका आपका वित्तीय उत्तरदायित्व तो नागपुर रियासत उठाएगा। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट, इसके बदले में आपका एक ब्रिटिश रेजिडेंट रियासत में नियुक्त किया जाएगा या बैठेगा, जिसके देख रेख में नागपुर रियासत के शासन का संचालन होगा। किसी भी आपका विदेशी के साथ कोई भी संधि समझौता रेजिडेंट की उपस्थिति में ही होगा। ये लागू हो गया। और इसी के तहत आपका मिस्टर जेनकिंस नागपुर के दरबार में पहला ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त हुए। नाम याद रखना है, मिस्टर जेनकिंस, पहला ब्रिटिश अधीक्षक, मतलब पहला ब्रिटिश रेजिडेंट। अच्छे रूप से इस शब्द को ध्यान देना, रेजिडेंट। ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त होगा आपका नागपुर के दरबार में। नागपुर में जो बैठेगा, अब उसका उत्तरदायित्व तो है कि वह छत्तीसगढ़ के शासन का संचालन कैसे करे। ओके। तो ये जो अंग्रेज आपको नागपुर में बैठ गए, तो अंग्रेजों ने अब छत्तीसगढ़ को, जो अभी तक एक सूबा था, 87 से लेके 18 तक सूबा था ना, और यहां पर सूबेदार लोग आके शासन कर रहे थे। सूबा का दर्जा समाप्त, सूबेदारों के पद समाप्त। अब पद बन गया आपका सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक,
ओके, जैसे अपन पद होता है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। ओके, तो इसको आपका यहां पर जो आपका सूबेदार का पद नाम था समाप्त कर दिया, और सूबेदार के जगह पर सुपरिटेंडेंट का पद नाम गठित हुआ, और फिर सुपरिटेंडेंट को आपका यहां पर शासन करने के लिए भेजा गया। ओके, इस प्रकार से 1818 में मिस्टर एडमंड पहला ब्रिटिश अधीक्षक बनकर छत्तीसगढ़ आए, और इस प्रकार से अधीक्षकों ने आपका 1818 से लेकर के 1830 तक शासन करेंगे। ओके, तो हमारे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों का शासन काल, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ ब्रिटिश, ये रहेगा 1818 से 1830। ओके, और जो आपका संधि 1818 में रघुजी तृतीय के साथ हुआ था, उस संधि के तहत या उसके मानदंडों को हम देखें तो 1830 में रघुजी तृतीय वयस्क हो गया, 12 साल का हो गया था। एक बच्चा था, बोला ना मैं, एक बच्चे को गोदी में बैठाए थे और बोले थे कि भाई जब तक आप वयस्क नहीं हो जाते हैं तो शासन हम चलाएंगे। ऐसा बोल करके उन्होंने आपका एक प्रकार से नागपुर की रियासत का उत्तरदायित्व तो अंग्रेजों ने अपने पास लिया था। लेकिन संधि जो हुई थी, संधि की शर्तों के अनुसार आप 12 साल के हो जाएंगे या वयस्क हो जाएंगे तो फिर से हम आपको सौंप देंगे, ऐसा टाइप का संधि हुआ था। तो 12 साल का हो गया कब आपका 1830 में। इसलिए फिर से अंग्रेजों ने जो है आपका अपना शासन का उत्तरदायित्व मराठों को सौंप दिया, रघुजी तृतीय को। ओके, अब रघुजी तृतीय फिर से नागपुर के राजा बन गए। अब उन्होंने आपका ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट का जो पद था उसको समाप्त कर दिया। ओके, अब उन्होंने आपका जिलेदार का पद बनाया, जिलेदार, और जिलेदारों को आपका छत्तीसगढ़ शासन करने के लिए भेजा, और यहां पर जिलेदार लोग आए और शासन किए। इसी को हम जिलेदारों के शासन के काल के नाम से जानते हैं, सेकंड फेज ऑफ मराठा, 1830 से 1854। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन खजाना है प्रश्नों का। ये देना पेपर पूछेगा ही 2-3 प्रश्न यहां से। तो कुल मिला के 1741 में मराठों ने अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर शासन शुरू किया था, और अल्टीमेट 1854 तक किसी न किसी रूप में शासन करते रहे। अब इसको यदि हम अंदरूनी तौर पर देखें तो 41 से लेकर के 58 तक अप्रत्यक्ष शासन रहा, यहां पर कलचुरी लोगों का ही शासन चलता रहा। ओके, लेकिन मराठों के अधीन सबऑर्डिनेट के रूप में शासन करते रहे, जिसको अप्रत्यक्ष मराठा शासन के नाम से अपन जानते हैं। 1758 में भीमराव भोसले आकर के यहां पर खुद आपका शासन किए, और 87 तक जब तक वो आपका जीवित रहे खुद शासन किए। इस काल को प्रत्यक्ष मराठा शासन के काल के नाम से अपन जानते हैं। 87 में उनके देहांत के पश्चात आपका सूबेदारों ने यहां पर शासन किया। सूबेदारों के शासन के काल को सूबा शासन के काल के नाम से जानते हैं। ये रहेगा आपका 1818 तक। 1818 में आपका अंग्रेजों ने अपना नागपुर रियासत को अपने हाथों पे ले लिया। नागपुर रियासत के साथ साथ हमारा छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों के अधीन चला गया, और हमारे छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों ने शासन करने के लिए सुपरिटेंडेंटों की नियुक्ति किया। इसलिए आपका इस काल को अधीक्षकों के शासन या अपना सुपरिटेंडेंट के शासन के काल के नाम से जानते हैं। ये रहा 30 तक। 30 में फिर से रघुजी तृतीय ने आपका नागपुर का शासक बना, वह जिलेदारों की शासन करने की नियुक्ति किया,
और जिलेदार जो है आपका यहां पर आके शासन किए, इसलिए जिलेदारों के शासन का काल कहलाता है 30 से लेके 54 तक। ओके, 54 में जो है आपका अभी आ गया था आपका लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी का रूल ऑफ लैप्स, ओके, हड़प नीति। ये जो रघुजी तृतीय था, इसका भी कोई संतान नहीं था, तो आपका रूल ऑफ लैप्स का जो आपका प्रावधान था वो भी 3 भागों में बटा हुआ था, ए बी सी। पढ़े हो रे ये भगवान, पढ़ाए तो होंगे। अग्रवाल खड़ो, तो खड़े ये लड़की, हाँ तो अग्रवाल ही है ना, तो कंफ्यूज क्यों हो रही है? मैं तो अग्रवाल ही बोला क्या? भले बोल दो। रूल ऑफ लैप्स क्या था? वो तेरे बगल वाले क्या नाम है? सर देवांशी। देवांशी, हाँ ले देवांशी बोल। नहीं पता। पढ़े हो ना? तो ऐसे पढ़ने क्या मतलब? यही बोलता हूं बेटा तुम लोगों को कि कोई चीज पढ़े मतलब पढ़े। मानते मेरी बात को? तेरा नाम क्या है? देवांशी। ओके, तेरा नाम क्या है? मनीषा। मनीषा, पूरा नाम बता। रावटे, मनीषा रावटे। मनीषा रावटे, चल बता मनीषा रावटे। सर मेरे को भी नहीं पता। रूल अपना डलहौजी, रूल ऑफ लैप्स। डलहौजी भी एक ऐसा नीति लाया। अब ये अंग्रेज इतने बुद्धिमान ससुर, क्या बताऊं मैं, अगर बुद्धि खाते थे लोग, पता है 50 साल तो वो सहायक संधि की नीति के कारण शासन चलता रहा, अब 50 साल ये ले जाएगा करजन अपना ये डलहौजी, कहां तक? 1900 तक। और 1900 में आ जाए करजन, और वो नीति लाएगा डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, वो ले जाएगा 48 तक। तो 50 50 50 3 बार, 3 ही लोगों की नीति कारण चला है। मनीषा, इनका नीति क्या था? इन्होंने आपका, जैसे अपन बोलते हैं आपका 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो 562 देशी रियासत थे। पढ़े होगे नहीं? पढ़े होगे नहीं रे? किसको भी नहीं जान रहे हो? ये भगवान, 1948 में जिस समय आपका हमारा छत्तीसगढ़ की बात करें अपन, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासत थे, ये जानते हो कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही देश में 562 देशी रियासत थे। ये देशी रियासत मतलब यहां के राजा महाराजाओं का शासन का क्षेत्र। तो जो भी यहां के देशी रियासत थे, समय समय पर इनका अंग्रेजों के साथ आमना सामना लड़ाई हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, जितने देशी रियासत थे उनको 3 भागों में बांट दिया। बोले ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के राज्य। और डलहौजी बोलता है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, इन्होंने बोला कि भाई जो देशी रियासत किसी भी देशी रियासत के साथ या कोई देशी रियासत यदि अंग्रेजों के साथ युद्ध किया है और युद्ध में हारा है, ओके, और हारने के बावजूद भी अंग्रेजों ने उस देशी रियासत को आपका उसको लौटा दिया था। जैसे कि अभी अपन देखिए आपका 1818, फिलहाल मैं यहीं पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, बाकी बाद में करेंगे। 1818 में क्या हुआ था कि भोसले के साथ आपका अंग्रेजों का और मराठों का लड़ाई हुआ था। नागपुर का लड़ाई हुआ था कि नहीं? नागपुर वाले हारे थे। हारने के बाद भी अंग्रेजों ने आपका नागपुर का शासन मराठों को लौटा दिया था। अपने हाथ में थोड़े लिए थे, समझे कि नहीं? ओके, तभी तो 1830 में फिर से आपका रघुजी तृतीय वहां क्या बना? राजा। तो इसके लिए आपका डलहौजी बोलता है कि अगर ऐसा कोई रियासत है जो किसी भी रूप में अंग्रेजों के साथ लड़ा था और अंग्रेजों से पराजित हो चुका था और अंग्रेज उसको लौटा दिए थे, अगर ऐसा कोई रियासत है और उस रियासत की अगर कोई वारिस नहीं है, तो संबंधित रियासत किसी अन्य के आपका बच्चे को गोद नहीं ले सकता। वह रियासत
या उस रियासत का शासन अंग्रेजों को आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, मतलब जैसे मैं इससे एग्जांपल ले रहा हूं अपना भोसले लोगों को, तो भोसले हारे थे 1818 में, उनको लौटा दिया गया था। 1854 में 53 में जब आपका रघुजी तृतीय का देहांत हुआ, उस समय रघुजी तृतीय का कोई वारिस नहीं था। अगर वारिस होता तो कोई बात नहीं थी, जो वारिस होता वही शासन करता। अब अपना भोसले लोग क्या चाह रहे थे कि किसी के बेटे को आपका हम गोद ले लें, अब गोद लेकर के उसको राजा बना दे। ऐसी परंपरा रही भारतीय आपके इतिहास में। किसी को आपका लॉर्ड डलहौजी बोलता है कि अगर ऐसा रियासत है जिसकी राजा के मरने के समय उसका कोई वारिस नहीं है, तो वह किसी और के बच्चे को आपका गोद नहीं ले सकता, बल्कि वह रियासत अंग्रेजों का हो जाएगा। ओके, अल्टीमेट सही भी था। डलहौजी बोलता है भैया हम जीते थे, हम जीत करके भी तुमको सौंप दिए थे, और जब तुम्हारा कोई वारिस नहीं है तो किसी और को तुम दे दोगे। बोले वो एक्चुअल में है हमारा, जो हम आपको दिए थे, और हमारा दिया हुआ जो दान है वो किसी और को आप दान दोगे। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले तुम्हारा जब तक है तब तुम्हारा रहेगा, लेकिन तुम्हारा जिस दिन आपका नहीं रह गया वो तो किसका होगा? हमारा। ये है आपका हड़प नीति। ठीक वैसी हुआ जब आपका रघुजी तृतीय का देहांत हुआ आपका 53 में, तो उसका कोई वारिस नहीं था। तब आपका डलहौजी बोला कि भैया अब नागपुर रियासत किसका है? हमारा है, हमको दो, इसको आप गोद लेकर किसी और को नहीं दे सकते। और इस प्रकार से गोद निषेध प्रथा नागपुर रियासत पे क्या हो गया? लागू। ओके, और लागू होने के साथ अंतिम रूप से नागपुर जो है रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गया, और इस प्रकार से नागपुर रियासत का अस्तित्व समाप्त, और नागपुर आपका क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। और इसी के तहत 1854 में आपका नागपुर का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। और जब नागपुर का विलय हुआ तो नागपुर के भाग के रूप में तो हम थे, तो हमारा भी अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। ओके, इसलिए यहां से आगे शासन कौन चलाएगा? आपका अंग्रेज। अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन, या ये कहें कि सेकंड फेज ऑफ ब्रिटिश। कैसे कैसे हुआ समझे? दिमाग में कहानी जो है आपका डालना है। मैं बात कर रहा हूं आपका मॉडर्न छत्तीसगढ़। तो मॉडर्न छत्तीसगढ़ की हम बात करें 1741 से 1758, पहले डेट को तोड़िए। 1741 टू 1758, 58 टू 87, 87 टू 18, 18 टू 30, 30 टू 54, और 54 टू 1947। बोलो तो रे, बिलासपुर से कौन बोलेगा रे? अबे आज जैसे कि तुम्हारे बिना जानकारी के मैं रायपुर में हूं, ऐसे ही कल बिलासपुर भी हो सकता हूं ना। इसलिए चुपचाप मेरे बात को मान के बोलना शुरू करो। चले बोलो रे, कौन बोलेगा रे? अरे लड़की आ गया तो आ गया, तो और आ गया। अब तेरे लेफ्ट साइड का पहला लड़का जो ब्लैक टी शर्ट पहना है, चल दे उसको। चल 1741 से आगे बोल। सर 1741 से 1758 तक मराठाओं का प्रत्यक्ष शासन चला। फिर 58 से 1757 से 1887 तक बिंबाजी भोसले शासन किए। फिर 1787 से लेके 1818 तक कौन लोग आते थे यहाँ पर शासन करने के लिए? हाँ, सूबा प्रथा बना, उसके सूबेदार शासन किए। फिर 1818 से लेके 1830 तक अंग्रेज लोग अधीक्षक मतलब बना के, सुप्रिटेंडेंट बना के शासन किए।
फिर 1830 से लेके 1854 तक जिलेवार प्रथा सब बना, फिर जिलेदार शासन के। फिर 1854 से लेके 1947 तक फिर ब्रिटिश में विलय हो गया तो ब्रिटिश लोग शासन थे। शासन की, ओके ठीक। तेरे बाजू वाले उदय, तेरे लड़की खड़े हो जा रहे, चुपचाप बैठी है, सर बोल। सर मेरे को याद नहीं हुआ है। क्यों, कैसे होगा याद? आराम से गौटिंग टेक पे बैठे रहेगी तो याद होगा। तेरे बाजू वाले उदय, तू बैठ। चल बोल रहे, को भी याद नहीं हुआ। तेरे को भी याद नहीं हुआ? किसको याद हुआ रे? हाँ तेरे हाँ, और पीछे वाले दे, पीछे जो हाथ खड़े किया उसको दे। तुम लोग खड़े हो दोनों ना, तुम लोग क्या मन माने बाप के बेटे टाइप के बैठे रहोगे यहाँ पे मेरे क्लास में बिना याद किए? सुनाना पड़ेगा भैया। हाँ असल खड़ दोनों, अभी वो बता रहा है, फिर तुम लोग बताओगे तो बैठने दूंगा तुमको। चलो तुम लोग सुन लो रे, अभी नहीं, अभी वहां तुमको पूछूंगा। अभी कहानी सुना रहा हूं मैं, चल बोल। सर 1741 से 1758 तक मराठों का अप्रत्यक्ष शासन चला। फिर 1758 से 1787 तक मराठों का प्रत्यक्ष शासन। फिर 1787 से 1818 तक सूबेदार प्रथा, सूबा सूबा व्यवस्था शासन का चला। काल। फिर सूबा शासन का काल। फिर 1818 से 1830 तक अंग्रेजों का ब्रिटिश अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। फिर 1830 से लेके 54 तक जिलेदार व्यवस्था। फिर 1854 से 1948 तक प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, सिंपल तो है यार। हाँ तेरे बाजू वाले उधर खड़े की थी, हाँ तो तुम लोग याद हुआ पक्का सबको? 1741 से 1758 तक ब्रिटिश मराठों का अप्रत्यक्ष शासन हुआ। 1858 से 1787 तक बिम्बाजी भोसले का प्रत्यक्ष शासन हुआ। 1787 से 1818 तक अप्रत्यक्ष शासन हुआ। किसका? फिर 1800 मराठों का अप्रत्यक्ष शासन हुआ। 1787 सुबह शासन हुआ। हाँ, फिर सुबह 1818 शासन से का 1830 काल। तक ब्रिटिशों का अध्यक्ष शासन हुआ, सुप्रिटेंडेंट का। फिर 1830 से 1854 तक फिर प्रत्यक्ष शासन हुआ। किसका, कौन लोग शासन किए? जिलेदार, जिलेदार, जिलेदारों के शासन का काल। हाँ फिर उसके बाद अंग्रेजों का शासन हो गया 1854 से 1947 तक। 1854 में क्या हुआ था? कौन सी घटना घटी थी? विलय हुआ हड़प नीति के तहत, लॉर्ड डलहौजी में हड़प नीति के तहत विलय हुआ नागपुर का। हड़प नीति के तहत नागपुर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, ये घटना याद रखना है। ओके, हाँ तेरे बाजू के बाजू वाले दे तो, हाँ उसको दे, राइट साइड दे, राइट साइड, चल खड़े हो। 1818, हाँ उसी को दे, चल। जी सर। सर 1741 में सर भोसला सेनापति भास्कर पंत का छत्तीसगढ़ में आक्रमण हुआ सर, और हाँ। उनकी लड़ाई मतलब रघुनाथ सिंह के साथ हुआ, और रघुनाथ सिंह ने युद्ध ना करके आत्मसमर्पण कर दिया सर, और इस प्रकार छत्तीसगढ़ का शासन भोसला शासन में सम्मिलित हो गया सर। और भोसले लोग छत्तीसगढ़ जीतने के बाद यहाँ का शासन अपने हाथ में ना लेके रघु जी के हाथ में ही 1758 तक दे दिए। यह मराठों का अप्रत्यक्ष शासन रहा सर यहाँ पे। फिर 1758 से 1787 तक बिम्बाजी भोसले का शासन काल रहा। यह मराठों का प्रत्यक्ष शासन था। क्या हुआ था 56 में? 1856 में सर बिम्बाजी की मृत्यु हो गई थी और उनका कोई पुत्र नहीं था। कब? तो इसके तहत फिर अरे मैं बोल रहा हूँ 56 में क्या हुआ था?
1856 में। 1756 में क्यों बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ आए? अच्छा हाँ सर, 1756 में सर नागपुर का राजा बने रघुजी सेकंड। बने नहीं, मतलब पहले रघुजी प्रथम मरेंगे तभी तो बनेगा रे। जी सर, 1856 में रघुजी फर्स्ट की मृत्यु हुई और रघुजी सेकंड मतलब नागपुर के राजा बने, तो फिर बिंबाजी भोसले को छत्तीसगढ़ का क्षेत्र दिया गया सर। हाँ, फिर वो 1756 से 1787 तक छत्तीसगढ़ में शासन किए और यह मराठों का प्रत्यक्ष शासन था सर। ठीक। 87 में क्या हुआ? 1787 में बिंबाजी की मृत्यु हो गई और उनका कोई पुत्र नहीं था, तो छत्तीसगढ़ का शासन नागपुर के हाथ में चला गया और नागपुर से वेंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ का शासन मिला सर। वह छत्तीसगढ़ ना आके सूबेदार पद्धति की शुरुआत की और छत्तीसगढ़ को एक सूबा बना दिया सर। सूबा बना फिर दिया। ठेकेदारी व्यवस्था के तहत शासन संचालन का आपका अपना उत्तरदायित्व सौंपा। ठीक है, फिर जी सर, यह सूबा पद्धति 1818 तक चला। फिर 1818 में सर रघुजी सेकंड की मृत्यु। रघुजी द्वितीय चल बसे 15 में। 1815 में रघुजी तृतीय द्वितीय चल बसे, तो किसको बनाए? जी सर। फिर अप्पा साहब 1818 में मतलब नागपुर के राजा बने। नहीं, 15 में नागपुर के राजा बने 1815 में, और 1818 में सर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। हाँ, तो यहां पर ध्यान देना है कि रघुजी द्वितीय का देहांत हुआ। रघुजी द्वितीय का देहांत होने पर परसों जी को जो है आपका, परसों जी क्या बने? नागपुर के राजा, लेकिन मानसिक रूप से दुर्बल थे और अप्पा साहब का जो है नागपुर रियासत पर आपका नजर था, तो अप्पा साहब ने अंग्रेजों के साथ साठगांठ करके परसों जी की हत्या कर दिया। सीधा ये बोलिए, अब हत्या करके आपका शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों पे लेकर के नागपुर के क्या बन गए? राजा। जी सर। जब ये नागपुर के राजा बने, हाँ, फिर ओके। 1815 में जब ये नागपुर के राजा, जी सर, हाँ, बोल। फिर 1815 में जब अप्पा साहब नागपुर के राजा बने, 15 तो में फिर नहीं सर बने नहीं इसी बेटा, समय 1800, अरे बातों को क्लियर करना बोल रहा हूं ना। 1815 में आपका रघुजी द्वितीय का देहांत हुआ। देहांत होने पर आपका उसके शासन का उत्तरदायित्व किसको सौंपा गया? परसों जी को। ओके, परसों जी के आपका मानसिक दुर्बलता का लाभ उठा करके अप्पा साहब आपका नागपुर की रियासत पर उनकी पहली से नजर थी, उन्होंने अंग्रेजों के साथ साठगांठ किया और साठगांठ करके आपका परसों जी की हत्या करके स्वयं क्या बन गए? आपका राजा। ओके, और वो जब राजा बने तब आपका युद्ध हुआ। कौन सा? आपका आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। हाँ, क्या हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में सर मराठा हार गए और अप्पा साहब युद्ध से भाग गए। कहां पर हुआ था ये युद्ध? सर युद्ध? जो सीताबर्डी हाँ, नागपुर में। ये जगह को अनिवार्य रूप से याद रखना। भारतीय इतिहास में इसी नाम से फेमस है आपका ये युद्ध, सीताबर्डी का युद्ध। सीताबर्डी का युद्ध कहां हुआ था बोलने से, किसके किसके बीच हुआ था बोलने से, सीताबर्डी का युद्ध नागपुर में हुआ था, अंग्रेजों और भोसलों के बीच, अंग्रेजों और आपका अप्पा साहब के बीच। ये याद, इसलिए जगह नाम याद रखना भैया। जगह ऐसी नहीं बताया हूं आपको, क्योंकि वो युद्ध उसी जगह के नाम से फेमस है। जैसे पानीपत का युद्ध, जैसे बक्सर का युद्ध बोलते ही नहीं अपन, वैसे सीताबर्डी का युद्ध। ओके, हाँ, आगे चल। सीताबर्डी का युद्ध हुआ, क्या हुआ इसमें? मराठा हार गए और अंग्रेज, इसमें सर मराठों की हार हुई और अंग्रेज जीते सर। तो अंग्रेज के जीतने के कारण हाँ, नागपुर साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गया और अंग्रेजों ने फिर यहाँ पे वो
रेजिडेंट की मदद से मतलब शासन किया सर। अरे और बेटा, तो नागपुर क्या का हुआ? पहला- कौन सी नीति लागू हुआ? अच्छा, सहायक संधि सर। यहां पर ध्यान देना है आप कि सीताबर्डी वेले के जली की युद्ध में सहायक- जब आपका भोसले पराजित हुए तो भोसलों के ऊपर आपका अपना सहायक संधि का नीति क्या हो गया? लागू। क्या था सहायक संधि की नीति? सर, सहायक संधि की नीति के तहत सर अंग्रेज किसी भी मतलब जो रियासत है वहां पर अपनी सेना भेजते थे और उस सेना उस रियासत के मतलब राजा की या फिर साम्राज्य की रक्षा करती थी और उसके बदले उस साम्राज्य को एक निश्चित अमाउंट पे करना पड़ता था सर। पे करना पड़ा था। इसका एग्जाम्पल जानते हो? वर्तमान में नेपाल की अपनी सेना नहीं होती, भूटान की नहीं होती, जानते हो ना? भूटान की सेना का उत्तरदायित्व तो भारत का है। हर साल भूटान अपनी सेना के लिए एक निश्चित धनराशि किसको देती है? भारत। आप इसको अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि वहां पर क्या है? सहायक संधि की नीति भूटान में। ओके, ऐसी था। हाँ, फिर क्या हुआ? सर, इसी सहायक संधि के तहत नागपुर ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ और फिर नागपुर में सर रेजिडेंट की नियुक्ति की गई सर और जेमकिंस को पहला रेजिडेंट बनाया गया नागपुर का। हाँ, नागपुर और- रियासत में मिस्टर जेनकिंस, नाम याद रखना, मिस्टर जेनकिंस आपका नागपुर दरबार में पहला ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त हुआ। हाँ, ठीक है। फिर और छत्तीसगढ़ सर नागपुर साम्राज्य के अंतर्गत था जो कि, तो फिर जेमकिंस ने छत्तीसगढ़ के लिए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की सर। ठीक है, तो अधीक्षकों और के इसके- शासन का काल 1830 18 से 1830। 30 में क्या हुआ? सर 1830 में सर जो रघुजी थर्ड थे जो वयस्क हो गए, तो सर अंग्रेजों ने नागपुर का सत्ता रघुजी थर्ड के हाथों में सौंप दिया सर। सौंप दिया। और 1830 से 30 से 1854 तक 1854 तक जिलेदारों की नियुक्ति की गई सर। हाँ, जब रघुजी और- तृतीय, ध्यान देना है, जब रघुजी तृतीय आपका प्रत्यक्ष रूप से भोसले शासक बने, तब उन्होंने आपका यहां पर शासन के संचालन के लिए जिलेदारों की व्यवस्था किया, जिनको हम बोलते हैं आपका जिलेदारों के शासन का काल। कृष्णा राव अप्पा 1830 में पहला जिलेदार बने, कृष्णा राव अप्पा। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1853 में क्या हुआ? फिर 1853 में सर रघुजी थर्ड की मृत्यु हो गई और फिर नागपुर का साम्राज्य फिर ब्रिटिश डलहौजी के हड़प नीति के तहत रघुजी थर्ड का जो कि कोई पुत्र नहीं था, तो डलहौजी की हड़प नीति के तहत 1854 में नागपुर का साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर 1854 से 1947 तक अंग्रेजों का प्रत्यक्ष साम्राज्य स्थापित हुआ सर। हाँ, दिमाग खराब। अब जगह आऊंगा, अगर निकला देखा तो गाड़ी नहीं निकल रहा है। अब बता दो था पहले से, बड़ा मुसीबत भाई। कभी तार बिछा रहे हैं, कभी वो बिछा रहे हैं, कैसे करोगे? तो इसे लेट हुआ मैं। तो कल अपन आपका ये जितना नाम बताया आपको पूरा 1000 से लेके 1948 तक, क्या 1950 तक, क्या 2021 तक रटाऊंगा कल तुमको मैं। हाँ, रामनाथ कोविंद तक सूबे वालों को रटवाए हो बेटा हो। हाँ, राष्ट्रपति तक जान रहे हो लोग, समझे? तो कल तुमको रटवाऊंगा और तुम लोग फिर पैरेलल आओगे, फिर परसों से एक साथ चलेंगे। ओके, तो कल अपन जितना भी तक पढ़ लियो, देखो चूंकि नाम ही नाम है, एक दिन छोड़े मतलब गया, तो रोज क्या करो? आपका रिवाइज मारो, क्योंकि नाम है। सुबह सी बात है भाई, नए नए नाम है, कैसे याद रहेगा? उपाय है ना उसके पास भाई। आप जो भी, आप इसीलिए आप लोगों को नोट्स दे रहा हूं मैं। तुमको आज का नोट्स नहीं मिला है? मिलेगा, भी जाके देख रहा हूं मैं, फोटो का भी हो गया होगा, मिल जाएगा। ओके, ये सब नोट्स मिलेगा पूरा, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। मान लो किसी कारण से नहीं मिला तो भी हड़बड़ाना नहीं है आप लोगों को, ठीक है? अभी क्या करना है आपका, जितने नाम पुराना पढ़े अपन, सरबपुरी वंश,
है ना, जिसे राजा पढ़े गुप्त, इनके नामों को नल वंश, है ना, इन नामों को बार बार दोहराओ, क्योंकि यही नाम ही आपका इतिहास है यहाँ का। ठीक है, क्योंकि अभी और नाम आना है, इसलिए पिछले नाम को भैया एकदम अपडेट रखो। ठीक, ओके।